नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। उसमें हम लोगों का जो है चैप्टर नंबर 1 मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं स्वतंत्र राज्यों की उदय चल रही थी। इसमें दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में परवर्ती मुग़ल शासक के बारे में पढ़ लिए थे और आज दोस्तों हम लोग भाग 2 में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना पढ़ेंगे, यानी कि 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके और शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। ओके, और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो वो यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। और जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, ये एक ऑडियो बुक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, यानी 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य। इनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनैतिक शून्य की स्थिति, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का अभाव, मुगल सूबेदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की स्वतंत्र शासक बनने की महत्वाकांक्षा थी। ओके, पहला है दोस्तों उसमें बंगाल। सबसे पहला आता है हमारा बंगाल। चलिए बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पहला बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शीद कुली खां दक्षिण का एक ब्राह्मण था, ठीक है, ने डाली थी। मुर्शीद कुली खां ने डाली थी। मुर्शीद कुली खां 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार था। उस समय बंगाल का सूबेदार औरंगजेब का पौत्र अजीमुशान था। आगे है दोस्तों, मुर्शीद ने नाजिम व दीवान के पद को एक कर दिया। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र की अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते रहे, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र रहे दोस्तों। आगे मुर्शीद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार यानी गवर्नर बना दिया गया। यह बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, क्योंकि इसके पश्चात यह पद वंशानुगत हो गया। आगे है 1719 ईस्वी में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया। इसके लिए छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया, बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया व खालसा भूमि का विस्तार किया व इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा भी दिया था। मुर्शीद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया व किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया था दोस्तों। आगे है दोस्तों फार्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपया हो गया। मुर्शीद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, दूसरा
उदय नारायण पहला विद्रोह जो था सीताराम राय उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा विद्रोह दोस्तों सुजात खान ने किया और तीसरा यानी अंतिम विद्रोह जो है नजात खान ने किया था। ठीक है, आगे मुर्शीद कुली खां इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व एकत्र करता था। आगे है दोस्तों सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी। यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। इसके समय मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा एक सेकेंड हाँ तो कहाँ थे हाँ मोहम्मद शाह द्वारा 1733 ईस्वी में बिहार भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। यह मुर्शीद का उत्तराधिकारी बना व मुग़ल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में पूर्णतः स्वतंत्र रहा। 1732 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। ठीक है, आगे है दोस्तों आगे है सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना, जिसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की तथा इसको बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में घेरिया यानी गिरिया के युद्ध में पराजित कर मार डाला। सरफराज ने मुग़ल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी। आगे है अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। अलीवर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। यह बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना व नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया। किसने? अलीवर्दी खान ने। आगे मराठा सरदार रघुजी भोसले ने अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को चौथ वसूली के लिए भेजा। 1744 ईस्वी में भास्कर पंत की हत्या कर दी गई। इस पर रघुजी ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मराठा आक्रमणों से तंग होकर अलीवर्दी खान ने 1751 ईस्वी में रघुजी भोसले के साथ संधि कर ली, जिसके तहत वह मराठों को 12 लाख रुपए सालाना चौथ देने को तैयार हुआ और उड़ीसा भी मराठों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे फिर कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। आगे है दोस्तों अलीवर्दी खां को 1748 ईस्वी में मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफ़गान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि भी मिली थी। एक ही बार मिला था। आगे अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया और कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों का क्या करना है। फ्रांसीसी तो मान गए थे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। अलीवर्दी खां ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती सिराजु दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी खां की बेटी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दी। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिया। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान हैं, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे डंक मारेंगी। दोस्तों
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। आगे, अलीवर्दी खां ने कहा वह अंग्रेज़ों को बंगाल भूमि से निकाल तो सकता है परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। ठीक है, अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को कहा अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल मत करना। तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना। नोट, सिराजुद्दौला एवं उसके उत्तराधिकारियों का विस्तृत विवरण आंग्ल बंगाल संघर्ष में हम देख लेंगे। ओके, सिराजुद्दौला के बारे में जो है एकदम फुल्ली डिटेल से दोस्तों हम लोग आंग्ल बंगाल जब संघर्ष होगा ना, मतलब अंग्रेज़ों का और बंगाल के बीच संघर्ष होगा, यानी प्लासी के युद्ध में दोस्तों 1757 की ईस्वी में जो घटना घटी थी उसमें हम लोग जो है अंग्रेज़ों और इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अवध देखते हैं दोस्तों। सआदत खां 1722 ईस्वी से 1739 ईस्वी। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खां बुरहान मुल्क यानी सआदत अली प्रथम ने की। इसका मूल नाम मीर मुहम्मद आमीन था। वह ईरानी शिया था तथा उसे मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इसके समय राजधानी फैजाबाद थी दोस्तों। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने सआदत खां से 20 करोड़ रुपए मांगे, जिसे ना दे सकने के कारण सआदत खां ने 19 मार्च 1739 ईस्वी को आत्महत्या कर ली थी। सफदर जंग 1739 से 1754 ईस्वी। सआदत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदर जंग यानी अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद मुकीम था। 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। सफदरजंग ने 1748 ईस्वी में अब्दाली व मुग़लों के बीच लड़े गए मणिपुर यानी मनुपुर के युद्ध में मुग़लों का साथ दिया व सम्राट अहमद शाह ने भी इसे 1748 ईस्वी में अपना वजीर बनाया तथा इस पद पर वह 1753 ईस्वी तक रहा। आगे है 5 अक्टूबर 1754 ईस्वी को सफदरजंग की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी। इसका वास्तविक नाम जलालुद्दीन हैदर अबुल मंसूर खान था। शुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। वह पानीपत के तीसरे युद्ध में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के कारण अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शुजाउद्दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजपूत रखने की स्वीकृति दी थी। शुजाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में है। 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग के बीच बनारस की संधि हुई है, जिसके द्वारा कड़ा व इलाहाबाद के ज़िले कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए में बेच दिए थे। ओके, आगे है दोस्तों। अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित करने तक अवध को बफर स्टेट के रूप में रखा। अवध का राज्य जो है अंग्रेज़ों के लिए कामधेनु था। अवध राज्य ने अंग्रेज़ों की आर्थिक परेशानी में धाय की भूमिका का निर्वाह किया है। आसफ उद दौला 1775 ईस्वी से 1797 ईस्वी। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद याहया मिर्ज़ा अमानी था। मोहम्मद याहया मिर्ज़ा अमानी था। इसके समय में 1775 ईस्वी में कंपनी के साथ फैजाबाद में संधि हुई, जिसके अनुसार जो है दोस्तों, पहला नवाब एक
अतिरिक्त अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने खर्चे पर रखेगा। दूसरा, कंपनी आसफ उद्दौला के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। तीसरा, निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। आगे है, पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। आगे, आसफ उद्दौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। अवध प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। अवध की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वह क्या थी? आगे है हम लोगों का फैजाबाद थी। आगे, आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। तो लखनऊ में जो दोस्तों इमाम बाड़ा है वो किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला, ठीक है, जिसका मुख्य वास्तुकार जो था वह किफ़ायत उल्ला था। कौन था? किफ़ायत उल्ला। आगे, इसने वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिलकर अवध की बेगमों से जबरन धन छीना। करीब 105 लाख रुपए दोस्तों छीना था। ठीक है। आगे, 21 सितंबर 1797 ईस्वी को आसफ उद्दौला की मृत्यु के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने पहले वजीर अली 21 सितंबर 1797 ईस्वी से 21 जनवरी 1798 ईस्वी तक को वजीर अली को व बाद में सआदत अली खां द्वितीय को, जो कि 21 जनवरी 1798 से 11 जुलाई 1818 ईस्वी तक था, सआदत अली खां द्वितीय को नवाब बनाया था। आगे है दोस्तों हमारा, ठीक है, सआदत अली खां द्वितीय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सआदत अली खां द्वितीय 1797 ईस्वी से 1814 ईस्वी। सआदत अली खां ने अवध के राजा की उपाधि धारण की एवं यामीन उद दौला के नाम से शासक बना। सआदत अली खां द्वितीय ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों को 76 लाख रुपए एवं इलाहाबाद का किला दिया। सआदत अली द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली से 1801 ईस्वी में सहायक संधि कर ली। ओके दोस्तों, आगे है, लॉर्ड वेलेस्ली ने रुहेलखंड व गंगा यमुना के दोआब में स्थित अवध का दक्षिणी क्षेत्र कंपनी के लिए अवध से ले लिया। अतः अवध का क्षेत्रफल घटकर आधा ही रह गया। अंग्रेजों ने अवध को मराठों को पराजित करने तक बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया, मतलब उसका इस्तेमाल किया दोस्तों। ठीक है, बफर स्टेट। आगे, सआदत अली के बाद गाजीउद्दीन हैदर खां 1814 से 1827 ईस्वी, नसीरुद्दीन उपाधि अब्दुल मंसूर कुतुबुद्दीन का था, नसीरुद्दीन का ये उपाधि था। 1827 से 1837 तक मोहम्मद अली उपाधि अबुल फतेह मोइनुद्दीन 1837 से 42 ईस्वी व अमजद अली दोस्तों उपाधि नजमुद्दौला अबुल मुजफ्फर 1842 से 1847 ईस्वी तक शासक बने। नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री मेहंदी हकीम था। ठीक है, याद रखिएगा, नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री कौन था? वह मेहंदी हकीम था। गाजीउद्दीन हैदर खां की पुस्तक होप्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थी। आगे दोस्तों वाजिद अली सिद्दीकी, इनका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाजिद अली सिद्दीकी 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली साहब, सिद्दीकी हम बोल रहे थे क्या, क्षमा करिएगा अगर अब बोले होंगे तो, वाजिद अली शाह है। ठीक है, 1847 से 1856 ईस्वी था, जो रंगीला शाह के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसे अबुल मंसूर मिर्ज़ा भी कहा जाता था। दीवान अख्तर में वाजिद अली द्वारा लिखी गज़लों का संग्रह है दोस्तों। आगे, वाजिद अली शाह का एक अन्य उपनाम अख्तर पिया भी था। आगे है, वाजिद अली शाह के समय
ठुमरी का संग्रह दस्तूर-ए वाजिदी पूरा किया गया। इस पुस्तक में वाजिद अली के प्रशासन की जानकारी भी थी। ठीक है, जनता भी इससे बहुत प्रेम करता था दोस्तों। इसको जब हड़पा गया था ना अवध को, तब बहुत बेचारा तुरंत झोला उठाया और चल दिया, कुछ एक्शन भी नहीं लिया था। आगे चलिए मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ते हैं। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल स्लीमैन को अवध के दौरे पर भेजा। उसने अवध की स्थिति दयनीय बताई पर अवध विलय का विरोध किया। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 1850 स्लीमैन की पुस्तक है ये दोस्तों, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर। आगे है दोस्तों, स्लीमैन की पुस्तक थी। आगे बिशप हेबर ने अवध में अच्छी तरह से घूमकर अवध की खेती, जनसंख्या और उद्योगों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह कहा कि अवध की स्थिति को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि अवध में कुशासन था। हेबर की रिपोर्ट गैर सरकारी रिपोर्ट थी। हेबर के बाद कैप्टन लॉकेट ने भी गैर सरकारी रिपोर्ट दी थी। आगे है दोस्तों, 1854 ईस्वी में कर्नल जेम्स आउट्रम को लखनऊ का रेजिडेंस बनाया। उसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। वाजिद अली शाह के समय आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया दोस्तों। आउट्रम अवध विलय के समय अवध का रेजिडेंट था। अवध विलय के बाद जेम्स आउट्रम अवध यानी लखनऊ का पहला चीफ कमिश्नर बना। अवध के चीफ कमिश्नर 1856 से 1857 ईस्वी के दौरान दोस्तों नाम है पहला जेम्स आउट्रम, जो कि 1 फरवरी 1856 ईस्वी से 8 मई 1856 तक थे। सीसी जैक्सन 8 मई 1856 से 21 मार्च 1857 तक थे। हेनरी लॉरेंस जो है दोस्तों 21 मार्च 1857 से 5 जुलाई 1857 तक थे। शेर ब्रुक बैक्स जो थे वो 5 जुलाई 1857 से 11 सितंबर 1857 तक थे। जेम्स आउट्रम फिर दोस्तों 11 सितंबर 1857 से 3 अप्रैल 1858 तक थे। ठीक है, वाजिद अली को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया। अवध विलय को इतिहासकार डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल बताते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जब अवध का विलय हुआ था तो जब वाजिद अली खान जो है, वाजिद अली जो भी शाह है, खान कौन है भाई, जो महान थे वाजिद अली, और इनको क्या बताएं दोस्तों, जनता फूट फूट कर रोई थी। सोच लीजिए, जितना एक राजा को दुख नहीं हुआ था जब अवध का विलय किया गया था, वहाँ की जनता बहुत रोई थी, समझ लीजिए। हालांकि जनता भाई, कोई भी जनता रहेगा, अगर दूसरे का शासन हो जाएगा तो वो रोएगा ही, बट जितना मतलब दुख एक मतलब वहाँ के नवाब को नहीं था, नवाब के हटने पर वहाँ की जनता को हुआ, सोच लीजिए। और यहाँ पे बताइए कुशासन का वो आरोप लगाया जा रहा था। ठीक है, बताइए अगर कुप्रशासन होता तो क्या जनता रोती और हंसती ना? लेकिन क्या करेंगे, ये अंग्रेज़ों का कूटनीतिक चाल था, डिवाइड एंड रूल एंड जो भी कुशासन का उनका सिस्टम था। आगे है नंबर 3 दोस्तों, कर्नाटक। मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की व अरकाट को राजधानी बनाया। ठीक है, सादतुल्ला खान ने की कर्नाटक राज्य की स्थापना और अरकाट को वहाँ की राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्त अली कर्नाटक का शासक बना। दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना, किंतु दोस्त अली के दामाद चांदा साहब
ने फ्रांसीसियों की मदद से 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली अंग्रेज़ों की मदद से कर्नाटक का नवाब बनने में सफल रहा। ओके, आगे चलते हैं। सफल रहा। आगे है दोस्तों हैदराबाद। नंबर 4 है हम लोगों का हैदराबाद। हैदराबाद हम लोग पढ़ेंगे। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुग़ल सूबेदार चिनकिलिज खां यानी मीर कमरुद्दीन खां ने 1724 ईस्वी में की थी। चिनकिलिज खां यानी मीर कमरुद्दीन खां ने 1724 ईस्वी में की। चिनकिलिज खां को फ़र्रुखसियर ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की। वह अपना वज़ीर वकील ए मुतल्लक बना दिया। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को शकूर खेड़ा के युद्ध में निज़ामुल मुल्क ने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता से मुग़ल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित करके स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। एक हिंदू पूरनचंद दीनानाथ हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क का दीवान था। 1748 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। इस पश्चात निम्न शासक हुए। इसके पश्चात दोस्तों निम्न शासक हुए। ठीक है, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे है निम्न शासक हुए। नासिर जंग 1748 से 1750 ईस्वी तक, मुजफ्फर जंग 1750 से 1751 ईस्वी तक, सलाबत जंग जो है वह 1751 ईस्वी से दोस्तों 1760 ईस्वी तक था। इन तीनों शासकों ने आसफ जहाँ की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, उपाधि नहीं धारण की थी, जबकि अन्य सभी शासकों ने धारण की थी। ठीक है, आगे है दोस्तों निज़ाम अली 1760 ईस्वी से 1803 ईस्वी। 1760 ईस्वी में निज़ाम ने मद्रास प्रेसिडेंसी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र सौंप दिया। इसके बदले अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम को सहायता देने का आश्वासन दिया। निज़ाम अली एवं अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण गुंटूर की सरकार थी। निज़ाम अली के लिए यह समुद्र तक पहुंचने का रास्ता था, वहीं अंग्रेज़ों के लिए यह उत्तर एवं दक्षिण का मिलन बिंदु था। आगे है दोस्तों निज़ाम को 1763 ईस्वी में मराठा माधवराव प्रथम ने पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की थी। निज़ाम को 1795 ईस्वी में खुर्दा यानी खारदा युद्ध में मराठा माधवराव नारायण ने पराजित किया था। इस युद्ध की विशेष बात यह थी कि निज़ाम ने महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया था। आगे है हैदराबाद कंटीजेंसी के बकाया राशि अदा न करने पर अंग्रेज़ों ने बरार पर अधिकार किया, जो 1947 ईस्वी तक रहा। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी जिसके नवाब निज़ाम अली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। निज़ाम अली के बाद हैदराबाद के शासक क्रमशः निम्नलिखित थे। ओके, कौन कौन थे आइए देखते हैं। सिकंदर जहाँ 1803 से 1829 ईस्वी, नासिर उद्दौला 1829 से 1857 ईस्वी, अफजल उद्दौला 1857 से 1869 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे भी थे महावत अली खां जो थे वह 1869 से 1911 ईस्वी तक थे। उस्मान अली खां जो थे वह 1911 ईस्वी से दोस्तों आज़ादी के पश्चात 1948 ईस्वी तक थे। ठीक है,
आगे है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जब हैदराबाद रियासत ने भारत में अपना विलय नहीं किया और निज़ाम उस्मान अली खां पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हुआ, तब 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत ने निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था दोस्तों। 3 दिन के भीतर निज़ाम ने हथियार डाल दिए, निज़ाम को गद्दी से हटा दिया गया और 1 नवंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आज़ादी के बाद का है, देख लीजिए आप लोग और ध्यान रखिएगा इसे। आगे दोस्तों हमारा भरतपुर, 5वां नंबर भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना जो है चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने की थी। भरतपुर का राजवंश सिनसिनवार गोत्र का था। किसका? सिनसिनवार गोत्र का था। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा, आगरा को ब्रिज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुसंख्यक किसान जाट जाति के थे। आगे दोस्तों गोकुल, यह मथुरा के तिलपत क्षेत्र का एक जमींदार था। इसी ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? गोकुल ने, याद रखिएगा। राजा राम, इसने अपने साथी रामचेरा के साथ मिलकर 1688 ईस्वी में सिकंदरा में अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां जला दी थी राजा राम ने। आगे दोस्तों भाज्जा, इसने भरतपुर क्षेत्र में जाट शक्ति को संगठित किया था। भाज्जा ने। चूड़ामन, इन्हें जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। इन्होंने थीम को अपनी राजधानी बनाया एवं थीम का दुर्ग भी बनाया था। बदन सिंह देख लेते हैं, 1722 ईस्वी से 1756 ईस्वी। जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को ही कहा जाता है। 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की एवं भरतपुर का ठाकुर घोषित किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1752 ईस्वी में बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। बाद में इसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ा गया था। बदन सिंह ने 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था। एक है दोस्तों भरतपुर, दूसरा कुम्हेर, तीसरा बैर और चौथा डीग। ठीक है, ये 4 दुर्ग का निर्माण बदन सिंह के द्वारा हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे है दोस्तों, नोट में है हमारा, भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने बदन सिंह के काल में करवाया था। बदन सिंह ने डीग के जल महलों का निर्माण भी करवाया था। महाराजा सूरजमल 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी। आगे है बदन सिंह के दत्तक पुत्र सूरजमल को जाटों का प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता है। सूरजमल ने 1747 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह का साथ दिया था एवं मराठों प्लस सिसोदियों प्लस राठौड़ों को एक साथ परास्त किया था। किसको? मराठों, सिसोदियों और राठौड़ों को एक साथ परास्त किया था दोस्तों सूरजमल ने 1747 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में। ठीक है, आगे है दोस्तों, सूरजमल ने मराठों को पानीपत के युद्ध में महिलाओं, बच्चों एवं पशुओं को न ले जाने की सलाह दी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात हारे हुए मराठों को एकमात्र शरण जो है सूरजमल ने ही दी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात हारे हुए मराठों को एकमात्र शरण जो है सूरजमल ने ही प्रदान दी थी। सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध में
तटस्थ रहा था दोस्तों, नहीं लड़ेंगे, किसी की तरफ से नहीं रहेंगे, उसका क्या नाम था। अगर वो लड़ा होता तो शायद जीत भी गया होता। पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान संवत विलास लिखा है। पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान संवत विलास लिखा तथा सूरजमल के दरबारी कवि सुदन ने सुजान चरित लिखा। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहरी सिंह, नवल सिंह एवं रणजीत सिंह भरतपुर के शासक बने। आगे है दोस्तों जवाहर सिंह 1763 ईस्वी से 1769 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को जीतकर वहाँ से लाए अष्ट धातु के देवता क्षमा करिएगा, अष्ट धातु के दरवाजे, हम देवता कर रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, हमसे गलती हुआ। अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर के दुर्ग में उत्तरी द्वार पर लगवाया था। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। जवाहर सिंह, इन्होंने दिल्ली को जीतकर वहां से लाए अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर के दुर्ग में उत्तरी द्वार पर लगवाया था। जनश्रुति के अनुसार यह दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लाया था। 1804 ईस्वी में द्वितीय मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को सहायता दी तो अंग्रेज जनरल लेक ने डीग को घेर लिया, उस पर वह कब्जा कर लिया। जनरल लेक ने भरतपुर के किले की भी घेराबंदी की, किंतु भरतपुर के लोहागढ़ के किले को जीतने में असफल रहा। 1805 ईस्वी में जाट शासक रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद भरतपुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग के नक्शे पर बने हाथरस दुर्ग का अध्ययन कर भरतपुर दुर्ग को जीत लिया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह थे। राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर शासक बृजेंद्र सिंह था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नंबर 6वां फर्रुखाबाद को पढ़ेंगे। ओके, फर्रुखाबाद के पास बंगस पठानों ने मोहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे 7वां नंबर दोस्तों, बहुत छोटा सा था फर्रुखाबाद। 7वां नंबर है दोस्तों हमारा राजपूत आमेर के मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह स्टेडियम भी है दोस्तों, याद रखिएगा, जयपुर में। 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी। सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की। वह आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, सवाई जय सिंह का जन्म 1681 ईस्वी में हुआ तथा वह 1699 ईस्वी में आमेर के शासक बने। जयपुर के वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर थे। जयसिंह ने मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जयसिंह ने जीज मुहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार करवाया जिनसे खगोल शास्त्र के अध्ययन में मदद मिलती थी। ठीक है, आगे है दोस्तों 1715 ईस्वी में पिलसुद के युद्ध में सवाई जय सिंह मुगल गवर्नर के रूप में जय सिंह ने मराठों को पराजित किया था पिलसुद के युद्ध में। आगे जय सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। 1733 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में मराठों ने सवाई जय सिंह को पराजित किया। जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी तथा जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी।
सवाई जयसिंह व पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच 25 फरवरी 1736 ईस्वी को झांझानरड़ी, ठीक है, झानरड़ी, ठीक है, 25 फरवरी 1736 ईस्वी को झाड़ली यानी मालपुर टोक नामक गांव में मुलाकात हुई थी। झाड़ली, ठीक है, नाम भी गजब है दोस्तों। मालपुर टोक नामक गांव में मुलाकात हुआ था बाजीराव प्रथम और सवाई जयसिंह के बीच। सवाई जयसिंह कुशल शासक, विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक व वैज्ञानिक थे। जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व मतलब एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। आगे सवाई जयसिंह ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया। इस समय राजपूताना के राज्यों में मराठा हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था। मराठा आक्रमणों व चौथ वसूली से राजपूताना के राज्य परेशान थे तथा बूंदी राज्य में मराठों के खुले हस्तक्षेप ने राजपूत नरेशों की आंखें खोल दी। राजपूत शासकों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की सीमा पर स्थित हुरना यानी भीलवाड़ा नामक स्थान पर सम्मेलन किया। इसमें जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि सम्मिलित हुए। इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों वह मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है। हुरना सम्मेलन में यह तय हुआ कि सभी राजपूत शासक रामपुरा में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे, किंतु हुरना सम्मेलन असफल रहा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह व माधो सिंह में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। माधो सिंह ने मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह का विरोध किया। ईश्वरी सिंह ने मराठों की मांगों से तंग आकर 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। 1787 ईस्वी में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया यानी मराठा की सेना को तुंगा के युद्ध यानी दौसा के युद्ध में पराजित किया था। 8वां नंबर दोस्तों हमारा है मैसूर। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, जबकि निज़ाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 ईस्वी में हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट ने मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की थी। हैदर अली का जन्म जो है 1722 ईस्वी में
बूदी कोट यानी कर्नाटक में हुआ था। उसके पिता फ़तेह मोहम्मद मैसूर राज्य में एक सेनापति थे। हैदर अली के दादा बहलोल लोदी पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। आगे है, हैदर ने अपनी निरक्षरता छुपाने के लिए खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया था। निरक्षरता छुपाने के लिए खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया था हैदर ने। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमणों के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमणों का भय था। अतः हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से नंजराज को पराजित करके अधिकार कर लिया। हैदर अली पर 1764 ईस्वी, 1766 ईस्वी व 1771 ईस्वी में मराठों के आक्रमण हुए। 1764 ईस्वी में हैदर को मराठों ने हलीबली के युद्ध में हराया था। ठीक है, याद है दोस्तों, हलीबली के युद्ध याद रखिएगा 1764 में। 1764 में दोस्तों एक और महान युद्ध हुआ है, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ सेना जो है वर्चस्व में आ गई। इतना हिंट दे दिए हैं हम। आप ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताइएगा तो कौन सा युद्ध घटा था 1764 ईस्वी में। आगे है, फ्रांसीसी सेनापति दलातूर हैदर के अधीन कार्य करता था। हैदर अली ने कहा कि अंग्रेज़ों को पहले अकाठ से बाहर निकालेंगे, फिर भारत से निकालेंगे। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदर अली ही था दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। यह युद्ध अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ। हैदर की फ्रांसीसियों से मित्रता एवं कर्नाटक के नवाब अंग्रेज़ों का मित्र से शत्रुता इस युद्ध का कारण था। ठीक है, 1767 ईस्वी में हैदर ने एक अंग्रेज़ी जहाज़ को भी नष्ट कर दिया था। एक बात बता दें दोस्तों आगे पढ़ने से पहले कि ये जो हैदर अली था ना, हैदर अली के जो वंशज थे ये फ्रांसीसियों से सोच लिए एकदम एकजुट थे। मतलब कुछ भी कर लीजिए, फ्रांसीसी इनको हमेशा धोखा देते थे, लेकिन ये लोग बाद में फ्रांसीसी से ही चिपक जाते थे। यानी कि एक जैसे कि लवर होते हैं ना, लव एंड फर्स्ट साइट, तो इन लोगों को जो है, ये जो थे हैदर अली हुए, फिर टीपू सुल्तान हुए, ये लोग इन लोगों को इतना वन साइड लव कहते हैं ना, तो वन साइड लव इन लोगों को हो गया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मराठों एवं निज़ाम को साथ लेकर हैदर के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया। हैदर ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निज़ाम को प्रदेश तथा मराठों को 18 लाख रुपए नगद एवं शेष राशि के बदले कोलार का प्रदेश कुल 35 लाख रुपए देकर अपनी ओर मिला लिया। इस समय बंगाल के गवर्नर जो थे वो वेरेलसट थे। ठीक है, अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 ईस्वी में चंगामा एवं त्रिनोमोली यानी तिरुवन्नामलई के युद्ध में हैदर एवं निजाम को परास्त कर दिया जोसेफ स्मिथ ने। ठीक है, याद रखिएगा, चंगामा और तिरुनोमोली यानी तिरुवन्नामलई के युद्ध में हैदर और निजाम को परास्त किया था अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ ने। आगे है, अंग्रेज़ों की अंत में पराजय हुई व हैदर अली मद्रास तक
पहुंच गया। वह 1769 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर स्मिथ से मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को सौंप दिया तथा एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया। अंग्रेजों को युद्ध में हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर को देनी पड़ी तथा कुरूर का क्षेत्र हैदर ने अपने पास रखा। हैदर अली ने यह संधि वास्तव में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी तथा कंपनी का अस्तित्व ही नकार दिया था। बेदनूर, सुंडा, केनरा, गुट्टी एवं सेरा हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र थे। याद रखिएगा, बेदनूर, सुंडा, केनरा, गुट्टी और सेरा ये हैदर अली द्वारा जीते गए क्षेत्र थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चली। ठीक है, देखते हैं। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। मद्रास संधि की शर्तों के तहत जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज़ों ने हैदर की मदद नहीं की, यानी कि धोखा दे दिए वो लोग। इसके अलावा गुंटूर पर हैदर अधिकार करना चाहता था। 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया, जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना। आगे है दोस्तों, हैदर अली ने फिर एक बार निजाम व मराठों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध संधि की और त्रिगुट बनाया। वह 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति से निजाम व मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। जैसे दोस्तों पहले वाले युद्ध में निजाम और मराठों को हैदर अली मिला लेता है, इसी प्रकार अंग्रेज अब मिला लेते हैं। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को काजीवरम के युद्ध में पराजित कर आरकाट पर कब्जा किया। 10 सितंबर 1780 ईस्वी को टीपू ने जनरल बेली को पोलीलूर नामक स्थान पर बुरी तरह हराया था। 1781 ईस्वी में जनरल आयरकुट ने पोर्टो नोवा एवं सॉलिदपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 ईस्वी में पोलीलोरल का युद्ध अनिर्णायक रहा। दोस्तों आगे है, अनिर्णायक रहा। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर युद्धबंदी बना लिया। पोर्टो नोवा युद्ध के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। आगे, इस युद्ध के दौरान मंगलौर एवं परम्बक्कम स्थानों पर भी लड़ाइयाँ हुई थीं। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा व अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी भी बनाया। दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश लौटा दिए। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। दोस्तों मंगलौर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई। संधि की शर्तें वॉरेन हेस्टिंग को पसंद नहीं थीं और कहा कि मैकार्टनी संधि के बावजूद कर्नाटक खो देता तो अच्छा होता। आगे, टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की व 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। दोस्तों टीपू ने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया तथा शासन की वैधता के लिए खलीफा से
खलीफा से सनद का अनुरोध किया था। ठीक है, उसने वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया व नए पंचांग को प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ स्टार्ट किया। 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट लागू हुआ था, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1784 ईस्वी में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते थे। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं शिव पार्वती के चित्र अंकित थे। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन भी दिया था। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह के मंदिर की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया था। ठीक है, अंशतः अपनाया था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की व उसका सदस्य भी बना। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, क्योंकि टीपू के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। वह स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया था। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूतमंडल भी भेजा। टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, मौलिदाबाद व दाजिदाबाद में डॉक यार्ड का निर्माण किया था। ठीक है, डॉक यार्ड का निर्माण किया था। आगे है दोस्तों, टीपू ने अपनी सेना फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं की तरह स्थापित की। अपनी नौसेना में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मस्कट और मुझ जेद्दा तथा अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किए एवं विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग होते थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया व जमींदारों के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए। कृषकों को तकावी ऋण भी दिए जाते थे। भू राजस्व भूमि की उर्वरकता व सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। सिक्का ढलाई तथा तोल एवं माप की नई पद्धति प्रचलित की। गैर कानूनी उपकरणों को हटाया, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया और रेशम उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा भी दिया। ठीक है, आगे दोस्तों कुछ कथन है टीपू के, आइए देख लेते हैं। मैं अंग्रेज़ों को स्थल से समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। ठीक है, ये टीपू का कथन था। आगे है दोस्तों, भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीने की बजाय बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए। यह भी एक टीपू का कथन था, इम्पोर्टेंट कथन था दोस्तों। आगे है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठों व निजाम यानी त्रिमैत्री संगठन के साथ मिलकर टीपू पर यह आरोप लगाकर आक्रमण किया कि टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इसके अलावा टीपू ने निज़ाम पर आक्रमण कर गुंटूर प्रदेश छीन लिया। इस युद्ध का तत्कालिक कारण टीपू द्वारा 1789 मतलब 1789 ईस्वी में
ट्रा ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना था। ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना था। ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कंगनूर एवं आईकोट खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रावनकोर के राजा यानी अंग्रेज समर्थक ने इन्हें खरीद पर टीपू को नाराज कर दिया था। इन्हें खरीद कर मतलब इनको ट्रावनकोर के जो राजा थे वो उसको खरीद लेते हैं, जिसके कारण टीपू जो है दोस्तों वो नाराज हो जाता है। आगे 1790 ईस्वी में जनरल मीडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। अतः दिसंबर 1790 ईस्वी में स्वयं कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन अपने हाथ में ले लिया। आगे है मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है हुई। आगे है जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज व उसके सहयोगियों को दे दिया। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला तथा निजाम को पेन्नार एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए यानी 30 लाख पाउंड देने के वचन दिए। 3 करोड़ रुपये का भुगतान न होने के समय तक टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहने की शर्त भी थी। इनमें एक पुत्र का नाम अब्दुल खालिक व दूसरे पुत्र का नाम मुइजुद्दीन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इस युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। टीपू ने 99 फ्रांसीसियों का सार्वजनिक सम्मान भी किया था। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति आर्थर वेलेस्ली हैरिस व स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित किया। स्टुअर्ट ने सदा पीर के युद्ध में तथा हैरिस ने मालावली के युद्ध में टीपू को हराया। टीपू 4 मई 1799 ईस्वी को राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ मारा गया। थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा है। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का बंटवारा कर लिया गया। मराठों ने इस बंटवारे में भाग लेने से इनकार कर दिया। निजाम को गुटी, गुरमकोंडा एवं चीतल दुर्ग के क्षेत्र मिले। कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मैसूर को जीतने की खुशी में वेलेस्ली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और एवं अब भारत हमारा है। ठीक है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालकृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग दे दिया एवं टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर लिया गया। लॉर्ड
ने कुशासन के कारण 1831 ईस्वी में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया। दोस्तों आगे है पंजाब। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंजाब राज्य को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। दोस्तों जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और आप लोग दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझसे माफ़ करिएगा दोस्तों, तहे दिल से। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।